नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इज़राइल की प्राचीन कहानी की। इज़राइल एक ऐसा देश जो हजारों वर्षों की इतिहास की गवाही देता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि यह दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हम देखेंगे कि कैसे यह देश अपनी प्रामाणिकता साबित करता है, पुरातात्विक खोजों से, बाइबल की कथाओं से और निरंतर यहूदी उपस्थिति के माध्यम से। यह जानकारी आपको इज़राइल के अतीत की गहराई में ले जाएगी, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक समय तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये सब बातें जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा। जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ, ये सब कुछ वेबसाइट से लिए गए हैं, जैसे कि विकिपीडिया, और कुछ ऐप से लिए गए हैं। तो मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ दोस्तों। इज़राइल का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है, जब इंसान पहली बार इस भूमि पर आए। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि दक्षिणी लेवांत क्षेत्र, जो आज इज़राइल है, इसमें 15 लाख वर्ष पहले मानव उपस्थिति थी। सी ऑफ गैलीली के पास उबैदिया साइट्स पर मिले फ्लिंट टूल्स इसकी गवाही देते हैं। लगभग 6 लाख वर्ष पहले माउंट कार्मेल में निएंडरथॉल्स और प्रारंभिक आधुनिक मानवों के अवशेष मिले हैं, जो दिखाते हैं कि यह क्षेत्र मानव विकास का केंद्र था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नातुफियन संस्कृति उभरी, जो कृषि क्रांति की शुरुआत थी। नाहल, ओरेन और गेसर जैसी साइट्स पर कृषि के प्रमाण मिले। कांस्य युग में कैनानाइट्स ने शहर राज्य स्थापित किए, जो मिस्र के वशीभूत थे। देर कांस्य युग में मिस्र का नियंत्रण था, लेकिन 1200 ईसा पूर्व में सभ्यता का पतन हुआ, जिसमें सी पीपल्स यानी फिलिस्तीन और इजरायलियों का उदय हुआ। यह प्रामाणिकता की शुरुआत है। इजराइल की भूमि पर यहूदियों की जड़ें कैनानाइट संस्कृति से जुड़ी है, जो पुरातात्विक रूप से सिद्ध है। मरनेप्ता स्टाइल में इजराइल का पहला उल्लेख है, जो मिस्र के एक शिलालेख पर है, और यह साबित करता है कि इजराइल एक जनजाति के रूप में अस्तित्व में था। यह देश की प्रामाणिकता दिखाता है, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाण है। लौह युग में उच्च भूमि पर छोटे गांव उभरे, जो आत्मनिर्भर थे। दोस्तों, ये इजरायलियों के थे, जिनकी संस्कृति कैनानाइट से अलग थी, लेकिन याहवेह पर केंद्रित मोनोलाट्रिस्टिक धर्म था। टेलडेन स्टाइल पर हाउस ऑफ डेविड का उल्लेख है, जो डेविड के राजवंश की प्रामाणिकता साबित करता है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार इजराइल की कहानी अब्राहम से शुरू होती है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में कैनान यानी इजराइल में बसे, और उसके बाद अब्राहम, इसहाक और जैकब पाट्रियार्च थे। जैकब के 12 पुत्रों से 12 ट्राइब्स बने। जोसेफ की गुलामी के बाद हेब्रूज मिस्र में गुलाम बने, और मोसेस ने एक्सोडस में उन्हें आज़ाद किया। फिर सीनाई से कैनान लाए। 1000 ईसा पूर्व में किंग डेविड ने क्षेत्र पर शासन किया, और उनके पुत्र सोलोमन ने यरूशलेम में पहला होली टेम्पल बनाया। यह यूनाइटेड मोनार्की का समय था, जहां इजराइल और जूडा एक थे। डेविड ने यरूशलेम को राजधानी बनाया, और सोलोमन ने टेम्पल बनवाकर यहूदी धर्म को मजबूत किया। पुरातात्विक प्रमाण जैसे खिरबेट कियाफा की किले 10वीं शताब्दी के केंद्रीकृत राज्य की गवाही देते हैं। दोस्तों, यह अवधि इजराइल की प्रामाणिकता दिखाती है। यह संयुक्त राज्य के रूप में, जो धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत था, और आज भी यरूशलेम की महत्वपूर्णता इसी से आती है। 931 ईसा पूर्व में राज्य 2 भागों में बढ़ गया, यानी उत्तरी किंगडम ऑफ इजराइल और दक्षिणी किंगडम ऑफ जूडा। इजराइल अधिक समृद्ध था, लेकिन 722 ईसा पूर्व में असीरियन हमले में नष्ट हो गया, और 10 ट्राइब्स को निर्वासित किया गया, जो लोस्ट ट्राइब्स कहलाए। जूडा ने हिजकिय्याह के नेतृत्व में असीरियन हमलों का सामना किया, और सिलोआम टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। लेकिन 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियंस किंग नेबूखदनेस्सर ने यरूशलेम को नष्ट किया। फर्स्ट टेम्पल को तोड़ा गया, और कई यहूदियों को
बेबीलोन निर्वासित किया। यह बेबीलोनियन कैप्टिविटी थी जहां यहूदी पहचान मजबूत हुई और टोरा का अंतिम रूप आया। यह निर्वासन इजराइल की प्रामाणिकता साबित करता है। निर्वासित होने के बाद यहूदी ने अपनी संस्कृति बरकरार रखी और डेविडिक वंश रोसगालुत के रूप में जारी रहा। फिर दोस्तों 538 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और यहूदी को लौटने की अनुमति दी। जेरुब्बाबेल ने सेकंड टेम्पल बनवाया और एजरा नेहमियाह ने वापसी का नेतृत्व किया। और फिर एकेमेनिड काल में तोरा का अंतिम पाठ तैयार हुआ। 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जेमेनो को जीता और हेलेनिस्टिक शासन शुरू हुआ। सेल्यूसिड शासन में तनाव बढ़ा जिससे 167 ईसा पूर्व में मैकाबियन रिवोल्ट हुआ। हासमोनियन डायनेस्टी ने जूडिया को विस्तार दिया और बाइबिलिकल कैनान स्थापित हुआ। यह अवधि देश की प्रामाणिकता दिखाती है जो 2000 वर्षों की निर्वासन के बाद की निरंतरता की शुरुआत थी। 63 ईसा पूर्व में रोम ने क्षेत्र पर कब्जा किया। हेरोड द ग्रेट ने सेकंड टेम्पल का विस्तार किया। 66 से लेकर 135 ईसा में यहूदी रोमन वार हुए जिसमें 70 ईसा में टेम्पल नष्ट हुआ। रोम ने जूडिया का नाम बदलकर सीरिया पलस्टीना रखा, लेकिन रैबिनिक जूडिज्म पर और गैलीली में यहूदी केंद्र बने। दोस्तों 135 ईसा के बाद बीजेंटाइन शासन में ईसाई बहुमत हुआ, लेकिन गैलीली में यहूदियों की उपस्थिति बनी। और फिर 634 ईसा में मुस्लिम विजय ने जेरूसलम में यहूदी को आने की अनुमति दी। उमैयद और अब्बासिद काल में डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। और फिर 199 से लेकर 1291 में क्रूसेडर्स आए। फिर बाद में मामलुक और ओटोमन शासन, सफ़ेद और टिबेरियास में यहूदी समुदाय बने रहे। यह निरंतर उपस्थिति इजराइल की प्रामाणिकता साबित करती है। 19वीं शताब्दी में यूनिज्म उभरा और 1882 से लेकर 1903 में फर्स्ट अलियाक में यहूदियों की आव्रजन हुआ। उसके बाद 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन ने यहूदी होमलैंड का समर्थन किया। ब्रिटिश मैंडेट होलोकॉस्ट के बाद लाखों यहूदी आए और बाद में 1947 में यूएन पार्टीजन प्लान ने यहूदी और अरब राज्य प्रस्तावित किए। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इंडिपेंडेंस घोषित की। 1948 अरब इजरायली वॉर में इजराइल ने सीमाएं सुरक्षित की। और फिर 1956 में सुएज क्राइसिस, 1967 में 6 डे वॉर, 1973 योम किपुर वॉर और फिर 1979 में मिस्र के साथ पीस ट्रीटी। दोस्तों अब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर बात करेंगे। सवाल यह है कि इजराइल फ़लस्तीन को क्यों ख़त्म करना चाहता है। यह सवाल काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इजराइल का आधिकारिक दावा है कि वह आत्मरक्षा कर रहा है, जबकि फ़लस्तीनी और कई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसे कब्जे और विनाश की नीति के रूप में देखते हैं। हम इसकी जड़ें, इतिहास, कारण और वर्तमान स्थिति को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के अंत से शुरू हुआ जब यहूदी के जियोनिज्म आंदोलन ने फ़लस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना की मांग की। उस समय फ़लस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था जहां मुस्लिम, ईसाई और यहूदी शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन ब्रिटिश कब्जे के बाद 1917 के बाल्फोर घोषणा पत्र ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का समर्थन किया जो फ़लस्तीनी अरबों के लिए खतरा बन गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को 2 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव दिया, यानी यहूदी और एक अरब राज्य। फ़लस्तीनी अरबों ने इसे अस्वीकार किया क्योंकि वे बहुमत थे, लेकिन उन्हें कम भूमि मिल रही थी। 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता घोषित की और पड़ोसी अरब देशों ने हमला किया, जैसा कि मैंने पहले ही इस बात को बोला था। और फिर इस युद्ध में इजराइल जीत जाता है, लेकिन फ़लस्तीनी इसे नकबा यानी विनाश कहते हैं, जहां लगभग 7,50,000 फ़लस्तीनी विस्थापित हुए। इजराइल का कहना है कि आत्मरक्षा थी, जबकि फ़लस्तीनी इसे जातीय सफाई मानते हैं। इजराइल के दृष्टिकोण से यहूदियों को
सदियों की सताहट के बाद एक सुरक्षित घर की ज़रूरत थी, खासकर होलोकॉस्ट के बाद। लेकिन पैलेस्टाइनी दृष्टिकोण से यह यूरोपीय उपनिवेशवाद था, जहां विदेशी बसने वाले उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे। दोस्तों 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला किया, जिसे वह पूर्ण निवारक रक्षा कहता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। पैलेस्टाइनी इसे और विस्तार के रूप में देखते हैं। तब से इजराइल ने वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां बसाई, जहां वह लगभग 8,50,000 इजरायली रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है। इजराइल का तर्क है कि ये क्षेत्र सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी देश हमले की धमकी देते हैं। लेकिन पैलेस्टाइनी कहते हैं कि यह उनकी भूमि का चोरी है और बस्तियां दो राज्य समाधान को असंभव बनाती है। दोस्तों उस समय कई शांति समझौते हुए, जैसे 1993 का ओस्लो समझौता, जहां पैलेस्टाइनी अथॉरिटी बनी। लेकिन इजराइल ने बस्तियां बढ़ाई और पैलेस्टाइनी हमले जारी रखा। 2000 में कैंप डेविड में इजराइल ने 91% वेस्ट बैंक की पेशकश की, लेकिन पैलेस्टाइनी ने उसे अस्वीकार किया, क्योंकि यरूशलेम और शरणार्थियों के मुद्दे असुलझे थे। और फिर 2005 में इजराइल ने गाजा से निकासी की, लेकिन हमास ने 2007 में गाजा पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इजराइल का कहना है कि हमास आतंकवादी है जो इजराइल का विनाश चाहता है। पैलेस्टाइनी कहते हैं कि गाजा अभी भी घेराबंदी में है, जो खुली जेल है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, जबकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र पैलेस्टाइनी अधिकार की बात करते हैं। कई देश दो राज्य समाधान चाहते हैं, लेकिन इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार इसे अस्वीकार करती है। फिर साल 2023 में हमास के 7 अक्टूबर हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करता है। दोस्तों इजराइल का कहना है कि यह हमास को नष्ट करने के लिए, न कि पैलेस्टाइन को। लेकिन पैलेस्टाइनी और एम्नेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन इसे नरसंहार कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2025 तक 54,000 से ज़्यादा पैलेस्टाइनी मारे गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। गाजा की 98% कृषि भूमि नष्ट हो गई है और स्वास्थ्य केंद्र ध्वस्त हैं। इजराइल के कुछ नेता जैसे नेतन्याहू मानचित्रों में वेस्ट बैंक को मिटाते हैं, जो ग्रेटर इजराइल की महत्वाकांक्षा दिखाता है। पैलेस्टाइनी इसे जातीय सफाई कहते हैं, लेकिन इजराइल कहता है कि यह सुरक्षा के लिए है और हमास ने संघर्ष को फिर से शुरू किया। दोस्तों मेरे ख्याल से आप उतना भी बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इजराइल पैलेस्टाइन को मिटाना चाहता है, जबकि जो इजरायली अनभक्त है वे कहते हैं कि यह रक्षा है। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए और 251 बंधक बनाए गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जो आज भी जारी है। जनवरी 2025 में एक अस्थायी संघर्ष विराम हुआ, लेकिन मार्च 2025 में इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिया। अगस्त 2025 तक गाजा में 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें आधे महिलाएं और बच्चे हैं। दोस्तों यह संघर्ष अब गाजा शहर पर केंद्रित है, जहां इजराइल एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। फिर सितंबर 2025 में इजराइल ने गाजा शहर पर हमलों को तेज कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर को इजराइल ने उत्तरी गाजा शहर पर रात भर हमले किए, जिसमें दर्जनें लोग मारे गए। और फिर 3 सितंबर को इजराइल ने गाजा शहर को कब्जे में लेने के लिए एक नई सैन्य चरण की शुरुआत की। दोस्तों उस समय भी 70 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइल का कहना है कि हमास को आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा गाजा शहर को तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों मानवीय संकट गहरा है। इजराइल ने मार्च 2025 में सभी सहायता रोक दी, जिसमें भूखमरी फैल गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 5 लाख से अधिक लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों को नष्ट किया जा रहा है
और चिकित्सा आपूर्ति रोकी जा रही है। अगस्त 2025 में इजराइल ने गाजा शहर के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। विस्थापन बड़ा मुद्दा है। लगभग 10 लाख लोग गाजा शहर से भागने को मजबूर है। इजराइल ने विस्थापन आदेश जारी किए, लेकिन सुरक्षित जगहें नहीं। हमास का कहना है कि वह संघर्ष विराम के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल की शर्तें कठोर है। वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ रही है। 2025 में इजराइल ने बस्तियां विस्तारित की और फिलिस्तीनियों पर हमले बढ़े। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक के 82% हिस्से को इजराइल में मिलाने का प्रस्ताव दिया है। यह फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को कमज़ोर करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक इजरायली बलों ने 719 फिलिस्तीनियों को मार दिया, जबकि फिलिस्तीनियों ने 6 इजरायली बसने वालों और 16 सैनिकों को। बसने वाले फिलिस्तीनियों पर हमले करते हैं, घर जलाते हैं और ज़मीन हड़पते हैं। इजराइल ने 18,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2025 में इजराइल की कब्जे वाली भूमि को गैरकानूनी घोषित किया और नस्लीय भेदभाव तथा अपार्थाइड का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विभाजित हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को $17.9 अरब की सैन्य सहायता दी, लेकिन कई देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं। कनाडा ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है और बेल्जियम ने भी ऐसा किया। संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर जानबूझकर भूखमरी पैदा करने का आरोप लगाया। आईसीसी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री के लिए गिरफ्तार वारंट जारी किए। यूएई ने वेस्ट बैंक के विलय को रेड लाइन बताया। इजराइल के साथ संघर्ष में हिजबुल्लाह, हूती और ईरान शामिल है। हूती ने इजराइल पर हमले किए। गाजा में बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें को इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। फिलिस्तीनी केंद्रीय पर यातनाएं दी जा रही है। इजराइल में आंतरिक विभाजन है। फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। कई मानवाधिकार संगठन इसे नरसंहार बोल रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा विचार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा, चाहे वह किसी भी पक्ष से हो, निर्दोष लोगों की जान ले रही है। यह नैतिक रूप से गलत है। इस संघर्ष का समाधान केवल हिंसा से नहीं, बल्कि कूटनीति, समझौते और मानवता के प्रति सम्मान से संभव है। दोनों पक्षों के नागरिक शांति और सुरक्षा के हकदार हैं। आज इजराइल लाखों फिलिस्तीन निर्दोषों का जान ले रही है। उन लोगों का इसमें कोई गलती नहीं। उन्हें भगाया जा रहा है। वे अभी दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, आपके दिल में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। धन्यवाद।